नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एचपी सेट 2026 का पेपर आप दे आए हो। आई होप सारों का पेपर अच्छा गया हो। इस लेक्चर में हम जनरल अवेयरनेस वाला जो पेपर था उसकी आंसर की और डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। हमारे क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देखेंगे, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ साथ में अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए। क्वेश्चंस के आंसर्स को भी देखते रहिए और साथ में जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको भी समझते रहिए। इससे क्या होता है, एक तो क्वेश्चन और आंसर समझ भी आ जाता है और दूसरा कि दिमाग में भी बैठ जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। और जीके के लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, अच्छा सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये मेरे पास जो सीरीज है ये ए है, तो आप क्वेश्चंस को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं अलग अलग सीरीज में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट का निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी समेटिव ग्रेडिंग, ये नहीं है। तो देखिए, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है इसका मतलब होता है कि पढ़ाई के दौरान बच्चों की मदद करना और उन्हें सुधारने के लिए फीडबैक देना, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन जो समेटिव ग्रेडिंग होती है इसका मकसद होता है मार्क्स या फाइनल ग्रेड्स देना। यहाँ पे ग्रेडिंग की बात हो रही है, यहाँ पे असेसमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ ये जो इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव ग्रेडिंग इसका करेक्टर नहीं है, बाकी जो हैं वो सारे इसके करेक्टर हैं। इमीडिएट फीडबैक, देखो यहाँ फीडबैक की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे है क्या कि बच्चों की हमने मदद करनी है और उनको सुधारने के लिए हमने फीडबैक देनी है। ये होता है इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी समेटिव ग्रेडिंग जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट का। दूसरे सवाल पर आते हैं, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन। जो टीचिंग का प्रोजेक्ट मेथड है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स और टीम वर्क। जब बच्चे कोई प्रोजेक्ट मिलकर करते हैं, यहाँ पे आया ना प्रोजेक्ट मेथड, बच्चे जब कोई भी प्रोजेक्ट मिलकर करते हैं तो उनमें आपसी सहयोग, जो टीम वर्क होता है और प्रैक्टिकल तरीके से काम करने की स्किल्स बनती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। अगला सवाल है, द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग रेफर्स टू। टीचिंग में कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कि बच्चे खुद चीज़ों को समझकर एक्टिव होकर अपना ज्ञान खुद बनाते हैं, ना कि सिर्फ अपने टीचर की बातें रटते हैं। जैसे ये है टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ तक सीमित नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंटीग्रेट ICT इन हायर एजुकेशन टीचिंग इज। तो ICT का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT को हायर एजुकेशन में इंटीग्रेट करने का मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूजिंग ICT टूल्स टू इनहेंस इंटर एक्टिविटी एंड रिसर्च एक्सेस। हायर एजुकेशन में जो ICT है उसका सबसे अच्छा यूज़ तब होता है जब इससे पढ़ाई मज़ेदार और इंटरेक्टिव बने और स्टूडेंट्स को रिसर्च करने में आसानी हो। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन फोकसेस ऑन। तो किस पे फोकस करती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। CCE का मेन मकसद सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं है, बल्कि बच्चे का हर तरीके से विकास, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, वो करना होता है। जैसे कि इसमें स्पोर्ट्स भी आता है, बिहेवियर भी आता है, स्टडीज़ आता है, सब चीज़ें देखना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, हाइपोथेसिस इज। अब ये जो सवाल है ना, ये पहले भी कई बार सेट में पूछा गया है। हाइपोथेसिस क्या होती है, तो क्या होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अ टेंटेटिव स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। हाइपोथेसिस एक ऐसा अंदाज़ा या स्टेटमेंट होता है जिसे अभी सच साबित करना बाकी होता है, इसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन मतलब मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन वो सच है कि नहीं है इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो जो मैंने स्टेटमेंट दी है जो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, अभी उसको वेरीफाई नहीं किया गया है, वो क्या है, वो हाइपोथेसिस है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
अगला सवाल है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च द मोस्ट कॉमन डेटा कलेक्शन मेथड्स आर। जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें सबसे कॉमन डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडीज। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों के भेदभाव, विचार और फीलिंग्स को समझते हैं, इसलिए इसमें इंटरव्यू लेना और ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन सब आम तरीके होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक? निम्नलिखित में से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है? तो पर्पोसिव सैम्पलिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स को इंटेंशनली सेलेक्ट करते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अच्छा चलो इतने लोग आगे उतने आगे, नहीं, अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या बेसिस है? अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन जजमेंट, पर्पस। लेकिन यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं है, सिंपल रैंडम स्ट्रेटिफाइड और जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये प्रोबेबिलिटी मेथड है। लेकिन जो पर्पसिव सैम्पलिंग है, यहाँ पे अपने पर्पस से, अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया जा रहा है, किसी को इंटेंशनली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू। अगर कोई भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? उसकी रिलायबिलिटी है ऑप्शन बी, इट्स कंसिस्टेंसी इन प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कोई टेस्ट किया उसमें अलग रिजल्ट आया, फिर अलग रिजल्ट आया, तब तो जो रिसर्च कर रहा है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी बार बार रिसर्च कर रहे हैं अलग ही रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन अलग रिजल्ट नहीं आना चाहिए ना, वैसे तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। तो इसलिए यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट्स कंसिस्टेंसी इन प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंश्योर्स दैट। जो इथिकल प्रिंसिपल होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का, वो क्या इंश्योर करता है? वो इंश्योर करता है ऑप्शन सी, पार्टिसिपेंट्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द नेचर एंड रिस्क ऑफ द स्टडी। मान लो कि आपको किसी स्टडी में डाला गया है। अब वो स्टडी मान लीजिए कि कहीं पे एक जगह है, मान लो ये एक जगह है जहाँ पे आपको बुलाया गया है कि यहाँ पे हमने ये देखना है कि कोई मान लो XYZ गैस है, उसका ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ता है। कोई जगह है जहाँ पे गैस लीक होगी, अब हमने देखना है ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ रहा है। तो इथिकल प्रिंसिपल क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर पार्टिसिपेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्टडी हो रही है इसकी नेचर क्या है और इसके रिस्क क्या है। ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेंट को बताए बिना आपने उसको घुसा दिया कहीं पर भी चलो यहाँ पे आपकी टेस्टिंग होगी, नहीं। सबसे पहले उस व्यक्ति को बताया जाए कि भैया जहाँ पे हम आपको लेके जा रहे हैं जिस स्टडी के लिए, उसकी ये नेचर है, ये रिस्क है। ये इथिकल प्रिंसिपल होते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। अगला सवाल यहाँ पे है, देखिए ये एक पैराग्राफ आपको दिया गया है और ये पैराग्राफ से कुछ सवाल हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, आई होप आपने पढ़ा ही होगा पहले। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर उसके साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है या आपने ये पेपर दिया है तो ऑब्वियसली आपने ये पढ़ा ही होगा। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 11th है, द पैसेज सजेस्ट दैट ICT इन हायर एजुकेशन हैज़। क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, एक्सपेंडेड रीच बट इंट्रोड्यूस्ड न्यू चैलेंजेस। पैसेज के मुताबिक टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई का दायरा तो बड़ा किया है, एक्सपेंडेड रीच यहाँ पर भी है, ये देखिए, एक्सपेंडेड द रीच ऑफ एकेडमिक डिस्कोर्स, लेकिन इसके साथ साथ नई मुश्किलें और चैलेंजेस भी खड़े कर दिए हैं। ये इट साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ में, क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस? डिल्यूजन ऑफ इंटरपर्सनल एंगेजमेंट एंड रिस्क ऑफ सुपरफिशियल लर्निंग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12 है, द फ्रेज, देखो ये भी स्पेलिंग गलत है, रिस्क ऑफ सुपरफिशियल लर्निंग यहाँ पे लिखा है ना, एंड द रिस्क ऑफ सुपरफिशियल लर्निंग, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ऑप्शन ए है, ICT में इनकरेज सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे कई बार ऊपर से तो सीख लेते हैं लेकिन चीज़ों को गहराई से नहीं समझ पाते हैं। ये मतलब है रिस्क ऑफ सुपरफिशियल लर्निंग। कई बार क्या होता है, जैसे वोकेबलरी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो, वोकेबलरी शब्दों का मतलब अगर आपको पता हो तो भी कई बार क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। अब जैसे यहाँ वर्ड है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, ऊपर से सतही, या फिर जैसे बोलते हैं अगाढ़ या छिछला सा, मतलब शैलो। तो मतलब
है तो है नॉलेज, लेकिन इतना नहीं है, डीप नहीं है, शैलो है। तो अगर आप जैसे सुपरफिशियल का मतलब हो तो भी इस प्रकार के आंसर निकल जाते हैं। वैसे तो हो सकता है कि आपने वैसे भी आंसर ठीक लगाया हो, पर मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि अगर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स का मतलब भी पता हो तो आंसर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है द पैसेज इम्प्लाइज दैट एजुकेटर्स मस्ट। तो मस्ट क्या, कल्टिवेट डायलॉग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ा के लेक्चर लगाया और चला गया। कॉलेजेस में ज़्यादातर प्रोफेसर ऐसे करते हैं, आते हैं बस लेक्चर लेते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। डायलॉग भी होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। यहाँ लिखा है टीचर्स को सिर्फ ज्ञान बांटते ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ बातचीत, डायलॉग करना भी बहुत ज़रूरी है और उन्हें सोचने पर मजबूर करना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू, तो क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शेपिंग लर्नर्स एबिलिटी टू क्वेश्चन एंड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। सही कम्युनिकेशन वही है जो स्टूडेंट्स के अंदर सवाल पूछने की आदत डाले और उन्हें इस लायक बनाए कि वो खुद नया ज्ञान पैदा कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट एजम्पशन इन द पैसेज। तो एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ऑप्शन ए है, आईसीटी अलोन कैन नॉट इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग। पैसेज से ये साफ समझ आता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगाने से पढ़ाई अच्छी नहीं हो जाएगी जब तक उसमें सही तरीके से बातचीत और सोचना शामिल ना हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ, तो क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्रिएटिंग शेयर्ड मीनिंग। कम्युनिकेशन का असल मतलब तभी है जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही बात को एक ही तरीके से समझ सकें, शेयर्ड मीनिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 17 द कम्युनिकेशन मॉडल प्रपोज्ड बाय क्लॉड शैनन एंड वैरन वेवर इज प्राइमरीली कंसर्न विद, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, टेक्निकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। शैनन और वीवर का मॉडल इस बात पर फोकस करता है कि बिना किसी खराब या डिस्टरबेंस के सिग्नल्स या मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक इन कम्युनिकेशन इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है ये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन लूप। जब सुनने वाला जवाब, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं, वो देता है तभी कम्युनिकेशन का चक्कर या लूप पूरा होता है, क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन लूप। यहाँ से मान लो कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है, मान लो ये आप हैं, यहाँ से आपने एक बात बोली, कम्युनिकेशन शुरू हुआ। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जिसके साथ आप बात कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन शुरू हुआ। अगर ये भी फीडबैक देता है, तो इसने फीडबैक दी तो यहाँ से ये लूप बंद हो गया, क्लोजर ऑफ कम्युनिकेशन लूप। यहाँ से ऐसे करके ये लूप शुरू हुआ ऐसे और यहाँ आके बंद हो गया। तो अब फीडबैक इन कम्युनिकेशन, जब फीडबैक, अगर मान लो कि ये फीडबैक ही नहीं मिलती तो कम्युनिकेशन में ये जो लूप है ये क्लोज नहीं होता। तो फीडबैक से क्या होता है, कम्युनिकेशन लूप का क्लोजर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मास कम्युनिकेशन द रोल ऑफ गेट कीपर्स इज टू, क्या होता है, देखिए, कंट्रोल एंड फिल्टर इंफॉर्मेशन बिफोर डिससेमिनेशन। गेट कीपर्स जैसे कि एडिटर्स या न्यूज़ मैनेजर, मास कम्युनिकेशन में गेट कीपर कौन होते हैं, जैसे जो एडिटर है, जो एडिट कर रहा है, या फिर जो न्यूज़ को मैनेज करते हैं। इनका काम होता है खबरों को चेक करना और फिल्टर करना कि आम जनता तक क्या पहुंचना चाहिए और क्या नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कम्युनिकेशन थ्योरी नॉइस रेफर्स टू। कम्युनिकेशन थ्योरीज में नॉइस का मतलब क्या होता है, डी, एनी डिस्टर्बेंस दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज। कम्युनिकेशन में नॉइस का मतलब है सिर्फ शोर नहीं होता, बल्कि ऐसी कोई भी रुकावट जो मैसेज को सही तरीके से पहुंचाने से रोके। ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये सीरीज दी गई है और आपको ये बताना है कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 28। कैसे, देखो, ये जो सीरीज है ये क्यूब की है, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा n3-1। अब देखो, सबसे पहले हम 2 का निकालते हैं, 2 का क्यूब -1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 -1 7, ये 7 आ गया। अब हम 3 की निकाल लें तो 3 3 9 3 27 -1 26 आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 28। बाकी निकाले, जैसे 4 4 जा 16, 4 जा 64, -1 63, तो 63 है। 5 5 जा 25, 5 जा 125, -1 124, तो 124 है। ये सारे सेम है, लेकिन ये वाली जो है 3 की, 3 3 9 3 जा 27, -1 26, तो ये 26 होना चाहिए था, यहाँ 28 है। तो यही वाला जो नंबर है ये सीरीज में गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
3x² इज इक्वल टू 147। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा एंड मानवी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 hours, मानवी एंड मधु कैन डू इट इन 12 hours, रेखा एंड मधु कैन डू इट इन 18 hours, देन रेखा, मानवी एंड मधु विल फिनिश द वर्क टुगेदर इन तीनों जोड़ियों का काम जोड़कर काटेंगे तो मिलकर जो काम आएगा वो आएगा 8 घंटे का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ अ 450 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 54 किलोमीटर पर आवर देन द ट्रेन क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। यहाँ पे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस इनटू टाइम। यहाँ पे जो समय निकलेगा यहाँ पे वो होगा ट्रेन की लंबाई अपॉन स्पीड। लंबाई कितनी है, 450। स्पीड जो है यहाँ पे हम किलोमीटर पर आवर नहीं लेंगे क्योंकि जो आंसर है वो सेकंड्स में है, तो 54 को हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। जब आप इसको चेंज करेंगे तो 54 इंटू 5/18 तो ये आएगा 15। तो 450 अपॉन 15 क्या आ गया, 15 × 45 30। राइट आंसर 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर परचेज्ड अ प्ले स्टेशन फॉर ₹35,000 ही अलोज अ डिस्काउंट। सबसे पहले लिखो यहाँ पे 35,000 का इसने खरीदा है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसने क्या किया, इसने 12% का डिस्काउंट भी दिया और उसके ऊपर इसने 10% गेन भी किया, तो मार्केट प्राइस क्या है ये पूछ रहा है। 10% फायदे का मतलब ये हुआ कि 35,000 प्लस 10%, तो ये बना 38,500। इसका 10% निकालो, उसको 35,000 के साथ ऐड कर दो, 38,500। अब ये एसपी मार्केट प्राइस पर 12% डिस्काउंट देने के बाद आया है, यानी ये एमपी का 88% है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, 38,500 अपॉन 88% मतलब 0.88। तो इसको जब आप निकालेंगे तो आएगा 43,750। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BTE11 इज रिलेटेड टू DVG120। यहाँ पे सीधे देखो कैसे निकालना है, BTE DVG B+1 C+2 D, ठीक है। T+2 अभी E+2 G, ऐसा हो रहा ना, BCD ऐसा, तो +2 हो गए। वैसे यहाँ पे हो रहा है PAN पैन और RCP, तो PQR तो +2 ABC और MNOPQ ऐसा हो रहा है। तो वैसे ही GMT में +2 ऐड कर देना हमने, तो ABCDEFGHI MNO PQRSTUV, तो IO अभी आया, ये भी IOV है, ये भी IOV है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर 11 120 980, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 11 11 जा 121 -1 120, ये है 11, ये है 120, 9 9 9 जा 81 -1 80, ये है 9, ये है 80। उसी प्रकार से 12 12 12 जा 144 -1 143, ये है 143। IOV तो ये दोनों वैसे कट गए, ठीक है। IOV 143 143, राइट आंसर ऑप्शन ए। ऐसे ये सॉल्व होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर आपने देखनी है और इसमें आपको बताना है कि अलग सा कौन सा है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो जो बी है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें, ये देखो, ये वाली जो शेप है ये 2 बार है, बाकी सारों में हर एक शेप एक एक बार है, इसमें ये शेप 2 बार है। सभी बॉक्सेस में चारों लाइंस शेप्स बॉक्स के कॉर्नर की तरफ फेस कर रही हैं, लेकिन डायग्राम 3 में ध्यान से देखें तो नीचे की एक शेप उल्टी बनती हुई है जो बाकी पैटर्न से अलग है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच परमाना ब्रिजेस द गैप बिटवीन परसेप्शन एंड इन्फेरेंस बाय रिलाइंग ऑन, तो राइट आंसर है अर्थपट्टी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडियन फिलॉसफी में जब हम कोई देखी हुई बात, परसेप्शन और सोचे हुए अंदाजे, इन्फेरेंस के बीच की कमी को पूरा करने के लिए कोई नई धारणा निकालते हैं, जैसे देवदत्ता दिन में नहीं खट्टा पर मोटा है, यानी वो रात को खट्टा होगा, मतलब इस प्रकार की जो धारणाएं हैं उसे हम एजम्पशन, पोस्टुलेशन या
अर्थपट्टी कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ की फीचर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज। तो डिडक्टिव रीजनिंग का एक की फीचर क्या है कि इट इंश्योर सर्टेनिटी इफ वैलिड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिडक्टिव रीजनिंग में हम बड़े और पक्के नियम से छोटी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं। अगर इसके रूल्स सही माने वैलिड हैं तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो 100% 100% सच और पक्का यानी सर्टेन होगा। अब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सम बुक्स आर नॉवेल्स, सम बुक्स आर नॉवेल्स, तो यहाँ पे ये हो गया। ऑल नॉवेल्स आर इंटरेस्टिंग, ऑल नॉवेल्स आर इंटरेस्टिंग। कंक्लूजन पे आते हैं, सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग, बिल्कुल इंटरेस्टिंग भैया, ये देखो यहाँ पे सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग, सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग। ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, बिल्कुल नहीं, ये वाली बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, सिर्फ यही यही ये जो है ना यही इंटरेस्टिंग बची, तो ओनली वन फॉलोज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, ये टेबल आपने पढ़ना है और इस टेबल के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर आपने बताना है। तो टेबल आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस पे आते हैं, विच फैकल्टी हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ डिस्टेंस स्टूडेंट्स, ये है डिस्टेंस स्टूडेंट्स रिलेटिव टू इट्स टोटल स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर क्या है, आर्ट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर्ट्स में टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं और डिस्टेंस वाले 250 हैं, यानी पूरे 50% बच्चे डिस्टेंस वाले हैं। किसी और डिपार्टमेंट में डिस्टेंस का हिस्सा इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब 50% ही यहाँ पे डिस्टेंस स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग टू डिस्टेंस स्टूडेंट्स इन आर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये आपका 8:5। कैसे, रेगुलर स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग कितने हैं, 400 है, और डिस्टेंस स्टूडेंट्स इन आर्ट्स कितने हैं, ये आर्ट्स डिस्टेंस स्टूडेंट्स 250, तो 0 कट गया और ये आपके बच गया 8 और 5, तो 8:5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब 33 क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स इन साइंस शिफ्ट टू डिस्टेंस मोड, व्हाट विल बी द न्यू नंबर ऑफ डिस्टेंस स्टूडेंट्स इन साइंस। साइंस के रेगुलर बच्चे हैं 320, अब इनका जो 10% है वो होता है 32। जब ये 32 बच्चे डिस्टेंस में चले जाएंगे तो पहले से मौजूद हैं 180, पीछे देखो 180, आप अगर जब टेबल में देखोगे तो उसमें कितने हैं 180, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे 218। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इफ द यूनिवर्सिटी इंक्रीजेज इट्स टोटल एनरोलमेंट बाय 5% इक्वली अक्रॉस ऑल फैकल्टीज, व्हाट विल बी द न्यू टोटल स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर क्या होगा, 2200 होगा। टोटल बच्चे कितने हैं 2100 हैं, पीछे आप उसमें देखिएगा टेबल में। इसका 5% बढ़ाना है, 2100 प्लस 2100 का कितना 5%, 2100 का 5% कितना आएगा 105। अब इसको 105 में हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 2205, इसके आसपास है 2200, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इफ लॉ डबल्स इट्स डिस्टेंस स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द न्यू परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी। लॉ वाले अपने बच्चों को, जो डिस्टेंस बच्चे हैं उनको डबल कर दें तो फिर टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो 100 बच्चे हैं, 100 से बढ़कर कितने हो गए 200, 100 बच्चे ऐड हो गए, इससे पूरी यूनिवर्सिटी के टोटल डिस्टेंस बच्चे 780 से बढ़ के कितने हो गए 880, वहाँ पे कितने हैं 780। टोटल स्ट्रेंथ 2100 से 2200 हो जाएंगे। परसेंटेज निकालेंगे कैसे, 880 अपॉन 2200 इंटू 100, कितना निकला 40%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। आंसर क्या है, मॉडम। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम लोग हमेशा मॉडम का इस्तेमाल करते हैं। द दीक्षा प्लेटफॉर्म मेनली फोकस ऑन, ये किस पे फोकस करता है, ऑप्शन सी। दीक्षा पोर्टल भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग और बच्चों के पढ़ाई के मटेरियल्स जैसे ई बुक्स या वीडियोस के लिए बनाया गया है। इन डेटा स्टोरेज टर्मिनोलॉजी SSD इज इंक्रीजिंग रिप्लेसिंग HDD। व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। तो SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, विच नेटवर्क कंडीशन इज मोस्ट हार्मफुल फॉर रियल टाइम कॉन्फ्रेंस, पॉकेट लॉस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लाइव वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस में अगर पैकेट लॉस, डेटा के टुकड़े गायब होना ऐसा हो जाए तो आवाज़ कटने लगती है और वीडियो अटक जाती है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। विच मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब सीधे आम जनता के लिए ऑनलाइन सुविधाएं यहाँ पे सरकार ने दी हैं जो G2C का पार्ट है, या फिर जिसे G2C कहते हैं, जैसे कि राशन कार्ड है या आधार है, ये सारे किसका पार्ट है G2C के।
द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC वॉज लॉन्च्ड इन, तो ये लॉन्च हुआ था 2008 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ये प्लान जून 2008 में शुरू किया था। विच पॉल्यूटेंट इज लिंक्ड टू ओजोन डिप्लीशन? CFCs। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओजोन डिप्लीशन को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ओजोन डिप्लीशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन और रीजन दिया है, हाइड्रो पावर इज कंसीडर रीन्यूएबल और इट डिपेंड्स ऑन द वाटर साइकिल ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी। इसमें क्या सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। देखो, हाइड्रो पावर जो है वो रीन्यूएबल है और ये वाटर साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है और सोलर एनर्जी से चलती है। पानी से बनने वाली बिजली हाइड्रो पावर कभी ख़त्म नहीं होती, तो ये रीन्यूएबल है, क्योंकि सूरज की गर्मी से पानी का चक्कर जो वाटर साइकिल है वो चलता रहता है और नदियों में पानी आता रहता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद किडनी डैमेज? तो राइट आंसर कैडमियम है। कैडमियम, कैडमियम किडनी, कैडमियम किडनी, देखो दोनों में किड किड आ रहा है, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। कैडमियम किडनी। कैडमियम एक जहरीली भारी धातु मतलब हैवी मेटल है और जिसकी शरीर में जाने से सबसे ज़्यादा असर इंसान की किडनीज पर पड़ता है। अब ये SDG 13 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है टोटल, उसमें से जो 13वां है क्लाइमेट एक्शन इज स्ट्रॉन्गली लिंक्ड विद विच ग्लोबल एग्रीमेंट? तो ये लिंक्ड है पेरिस एग्रीमेंट से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दुनिया भर के देशों ने मौसम और गर्म होती धरती, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, इसको रोकने के लिए जो सबसे बड़ा समझौता किया उसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 से जुड़ा है। क्या है? क्लाइमेट चेंज। आउटकम बेस्ड एजुकेशन OBE फोकसेस मेनली ऑन, तो जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है वो किसके ऊपर फोकस करती है? लर्निंग आउटकम्स एंड कंपिटेंसीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। OBE का मतलब ही ये है कि पढ़ाने के बाद बच्चे ने असल में क्या सीखा, लर्निंग आउटकम क्या हुई और उसमें क्या नई आदतें या हुनर कंपिटेंसी आया, इस पर ध्यान दिया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर किया जाता है इससे? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ह्यूमन डिमांड और नेचुरल रिसोर्सेज। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से हम ये नापते हैं कि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती के कुदरती जो संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका कितना ज़्यादा इस्तेमाल या दबाव बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है या उनके ऊपर दबाव बना रहा है। In the context of ancient Indian education, the concept of para and apara vidya primarily signifies, तो क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हायर स्पिरिचुअल नॉलेज वर्सेस वर्ल्डली नॉलेज। पुराने ज़माने में दो तरह की विद्या होती थी, एक होती थी पर विद्या यानी आत्मा और भगवान का ज्ञान, इसको बोलेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज। दूसरी थी अपार विद्या यानी दुनिया में जीने, काम करने और पढ़ने का ज्ञान, वर्ल्डली नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट इंडियन पीडियागोगी द टर्म उपनयन सिग्निफाइज, क्या करता है? सिग्निफाई बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड इनिशिएशन इनटू लर्निंग। पुराने समय में जब बच्चा पहली बार पढ़ाई शुरू करने गुरु के आश्रम जाता था तो उसकी पढ़ाई की शुरुआत एक संस्कार से होती थी, उसे उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार कहते थे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम इवेल्युएट्स यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड? ये बहुत ही आसान है, काफ़ी खबरों में रहता है। QS वर्ल्ड रैंकिंग। पूरे दुनिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालने के लिए QS वर्ल्ड रैंकिंग सबसे मशहूर इंटरनेशनल सिस्टम है। बाकी NIRF और NAAC सिर्फ भारत के लिए हैं, ये जो है ना ये सिर्फ इंडिया की हैं। पूरी दुनिया की जो है वो QS वर्ल्ड रैंकिंग है। तो ये थे दोस्तों HP से 2026 के सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। अच्छे से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब ऐसे ही हम लाइफ साइंसेज को भी अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज हमने जनरल अवेयरनेस करी, अगली वीडियो में हम लाइफ साइंसेज को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी जनरल नॉलेज की वीडियोज़ के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। हमने काफ़ी टॉपिक्स को, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, GK ट्रिक्स, काफ़ी चीज़ों को कवर किया है। काफ़ी तो मैंने ट्रिक्स ही बनाए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ऐसे ही GK करंट अफेयर, GK ट्रिक्स के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।